अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज़ पढ़ने का जो मसला है वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। मुझे अफसोस इसलिए है, आज हमारे देश की हालत ये है कि पूरा देश पानी में डूबा हुआ है। गुजरात में 100 से ज़्यादा, महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है और ये सब खबरें वही सड़े तक, बदबू मारे तक और गंदगी फैले तक जो चैनल है वही ये खबरें भी बता रहे हैं। लेकिन नीचे सिर्फ एक पट्टी पे ये खबरें चलती है, मतलब देश के अंदर एक स्टेट में 100 से ज़्यादा लोग बारिश से मर गए, दूसरे स्टेट में 100 से ज़्यादा, और बाकी सारे स्टेट्स मिला के 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। उनको इसकी परवाह नहीं है। इससे ज़्यादा अगर उनके नज़दीक कोई मुद्दा है तो वो ये कि लुलु मॉल में लोगों ने नमाज़ क्यों पढ़ी। अब हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि लुलु मॉल लखनऊ में बना कैसे है और क्यों बनाया गया। लेकिन ये सारी बातें आपको ये जो बदबू मारे तक और गंदगी फैले तक जो चैनल है ये नहीं बताएंगे। आपको क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इसके ऊपर जो बैठे हुए एंकर्स है वो एक नंबर के जंगली, एक नंबर के जाहिल, एक नंबर के अनपढ़ है। इन भिखारियों को, जिनकी औकात और हैसियत सिर्फ एक समोसा और आधा कप चाय की है, जो आधा कप चाय और एक समोसे में खबरें सुनाने के लिए खड़े हो जाते हैं, इन भिखारियों को, जिनकी सारी ज़िंदगी ठेले पे गुजर गई, ठेले पे खड़े खड़े जो है चाय पीने वाले और वड़ा पाव खाने वाले, इनको क्या पता है लुलु मॉल किसको कहते हैं और लुलु मॉल जो है वो कैसे वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है और क्यों वहाँ पे आया है। इनको मालूम ही नहीं है उसके बारे में। क्यों नहीं मालूम है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्योंकि ये अनपढ़ है, ये जंगली है, ये जाहिल है। हाँ, पढ़े लिखे अगर होते थे, क्योंकि ये भिखारियों को यही नहीं मालूम है कि हमारे देश के अंदर ये जो पॉलिसीज़ होती है, मतलब इनकी जितनी भी खबरें हैं ना, ये हमारे देश के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ये बताते हैं। इन भिखारियों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, इन लोगों ने लुलु ग्रुप से जो है ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई भारत के अंदर तुम इन्वेस्टमेंट करो। अभी मेरे सामने ये न्यूज़ है इंग्लिश के अंदर, लुलु ग्रुप इंटरनेशनल अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स 300 मिलियन लुलु मॉल इन लखनऊ, 300 मिलियन US$ लुलु मॉल इन लखनऊ। और एक फ़ोटो है, मैं वो साथ में जोड़ दूंगा, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी है, दोनों भी है। और वो लोग सिर्फ उसका आर्किटेक्चर यानी जो नक्शा है वो देख रहे हैं कि ये मॉल जो है कब बनने वाला है, और उसके अंदर डिटेल में जो है लिखा हुआ है। और ये न्यूज़ कब की है मैं आपको उसकी डेट भी बता देता हूँ ताकि आपको ये समझने में सहूलत और आसानी रहे। ये न्यूज़ है फरवरी 2018 की, अभी 2022 यानी आज से 4.5 साल पहले की ये न्यूज़ है, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनको सिर्फ नक्शा बताया गया कि ठीक है आप लोग बोल रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 300 मिलियन हम लखनऊ में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये भिखारी है, गाड़े पे वड़ा पाव खाने वाले साले 2 कौड़ी के लोग, 2 रुपल्डी के, जिनकी औकात नहीं है, बुड्ढे हो गए हुए हैं, ये बुढ़िया है, ये सब बुढ़ियाँ, जिनके चेहरे आपको जो है ना ये बदबू मारे तक और जो है गंदगी फैले तक जो चैनल पे आपको एकदम अट्रैक्टिव नज़र आती है, बुढ़िया है ये सब। पूरे दांता वाता गिर गए हुए हैं, अंदर जो है डुप्लीकेट दांत लगाए हुए हैं और मुंह पे पूरा चूना मार के और जो है एक मॉडल के जैसा आ जाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। इन भिखारियों को और इन भिखारियों को ये भी नहीं मालूम है कि 300 मिलियन डॉलर में कितने जो है ज़ीरो होते हैं और उसका जो है टोटल इंडियन करेंसी में क्या होता है। अगर इन्होंने बता दिए तो साला मैं फुकट में इनकी गुलामगिरी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, और अगर नहीं तो इंशाल्लाह मैं भी कॉमर्स का, इकोनॉमी का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने ही मुझे जो है NSC की तरफ से ये 2 सर्टिफिकेट दिए गए हैं। वो भी मैं आपको बता दूं। आप बोल रहे होंगे कि यार ये नए नए सर्टिफिकेट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ
कि 300 मिलियन डॉलर के आज इंडियन करेंसी के अंदर कितने पैसे होते हैं। पहले तो हम आते हैं 1 मिलियन पे। 1 मिलियन डॉलर मतलब 10 लाख डॉलर, और 10 लाख डॉलर के आज डॉलर का रेट कितना है, 80 रुपीज़ को डॉलर ने क्रॉस कर दिया। उस हिसाब से 10 लाख डॉलर के हमारे आज मार्केट रेट के हिसाब से होंगे 8 करोड़ रुपये, यानी 1 मिलियन जो है वो होगा 8 करोड़ रुपये। और 100 मिलियन के कितने हो गए, फिर अब यही 8 को जो है हम 100 से ज़रब देंगे तो वो होंगे 800। चलिए ये हो गए 800 करोड़। अब 800 करोड़ में अब ये 3 है तो 800 को हम 3 से ज़रब देंगे, तो 800 को जब हम 3 से ज़रब देते हैं तो वो हो जाते हैं 2400 जी, यानी 2400 करोड़ रुपये लुलु ग्रुप ने जो 2018 में ऐलान किया था कि ठीक है हम लखनऊ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। भिखारियों को मालूम ही नहीं है कि जो लुलु मॉल बना हुआ है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने पर उन्होंने जो है वहाँ पे 2400 करोड़ रुपये का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। ये सिर्फ वहाँ पे हुआ, कहाँ, यूपी में। उसके अलावा पूरे देश के अंदर जो है ना अलग अलग जगह पे और ऐसे हज़ारों करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का अभी प्लान और बहुत सारी जगह पे उनका काम चल रहा है। अब लुलु मॉल के अंदर कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ी है तो ये इशू किससे रिलेटेड है, अब हम इस पे आते हैं। ये इशू रिलेटेड है वहाँ के मैनेजमेंट से। जो वहाँ का मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट का काम है कि मॉल में अगर कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़े हैं तो चूँकि जगह उनकी है, मॉल उनका है, एक्शन भी वो लेंगे। अब ये भिखारी गाड़े के ऊपर भीख मंग के वड़ा पाव खाने वाले, साले आधे आधे समोसे और आधा आधा कप चाय में जो है न्यूज़ सुनाने वाले ये भिखारी, इनकी औकात और हैसियत भी नहीं है वो मॉल में जाके जो है वहाँ पे पिज़्ज़ा और बर्गर खा सके बोलकर। भिखारी साले खाली इन्होंने देख लिए एक वीडियो के ऊपर कि वहाँ कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, आ गए न्यूज़ चैनल के ऊपर अपना कटोरा लेके और उसके ऊपर जो है बोलने के लिए नमाज़ पढ़ रहे थे उनके ऊपर। अरे वो उनका काम है, मॉल वालों का काम है, मैनेजमेंट का काम है उन लोगों के अगेंस्ट में जो है क्या कार्रवाई करना चाहिए, या अपने मॉल में खुद एक प्रेयर रूम का उन्होंने इंतज़ाम करना चाहिए। मगर इन भिखारियों को मालूम ही नहीं है, इन भिखारियों को यही नहीं मालूम है। मैं हमेशा देखता हूँ ये भिखारी चाइना के ख़िलाफ़ में भी ऐसी ही मुहिम छेड़ देते हैं, और चाइना पे ताइवान ने हमला कर दिया और जापान ने। अरे भिखारियों, तुम वड़ा पाव खाओ रे, तुम खाली समोसा और आधे चाय की फ़िक्र करो, तुम्हारी औकात नहीं, तुम जंगली। तुमको यही नहीं मालूम है देश की पॉलिसी क्या है कि आज हमारे देश के अंदर हर शहर में जो मेट्रो ट्रेन बन रही है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट चाइना की कंपनियों को दिए हुए हैं। ये भिखारी खाली चाइना के मोबाइल लेके जो गाड़े के ऊपर बिकते ना 25-25, 300 रुपये में, और जो है उसके ऊपर वो चाइना के जो फुल म्यूज़िक वाले, बस उसी के ख़िलाफ़ में तुम मुहिम छेड़ो। बस तुमको मालूम ही नहीं है हमारी गवर्नमेंट ने हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट चाइना कंपनियों को दिए हुए हैं। उसके अलावा हमारे देश में जितनी दवाइयाँ बनती है उसका जो APA है वो पूरा का पूरा चाइना से आता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे देश के हज़ारों स्टूडेंट जाके चाइना में MBBS कर रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। मालूम ही नहीं ना भिखारियों को, पढ़ते तो पता चलता था। इनको तो सिर्फ अपना चैनल चलाने का है, धर्म के नाम पे लोगों को भड़का के और वरगला के। इन भिखारियों को ये नहीं मालूम है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वो जर्मनी गए थे G7 की बैठक में शिरकत करने के लिए। वहाँ से जब वो वापस आए, डायरेक्ट इंडिया नहीं आए। ये भिखारियों ने बताया तुमको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दुबई गए, वहाँ पे रुके और वहाँ की गवर्नमेंट से बहुत सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किए, और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो फिर उसके बाद में जो है इंडिया आए। क्यों दुबई गए थे, क्या किए उन्होंने दुबई में जाके? इसलिए दुबई गए थे क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई अरब देश भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। और हमारे प्रधानमंत्री जी की कोशिश की वजह से ही अभी मेरे सामने ये सब खबरें हैं। ये दी ट्रिब्यून जो है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी खबरें हैं। इंडिया आइज़
100 बिलियन इन्वेस्टमेंट आफ्टर फ्री ट्रेड पैक्ट विथ यूएई, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की यहाँ पे फोटो लगी हुई है। अब देखो ये दी ट्रिब्यून की जो खबर है कि इंडिया जो है उसकी नज़र है यूएई 100 बिलियन डॉलर्स, रुपये नहीं है, 100 बिलियन डॉलर वो इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अभी न्यूज़ बहुत बड़ी है आगे, सिर्फ पहले 100 बिलियन पे ध्यान दो आप। अब 100 बिलियन में कितने सिफर होते हैं अगर इन भिखारियों ने, ये पके तक, बदबू मारे तक और गंदगी फैले तक जो न्यूज़ चैनल है ना, इस पे बैठे हुए जो वड़ा पाव छाप भिखारी है, इन्होंने खाली मुझे ये बता दिए कि 100 बिलियन में ज़ीरो कितने होते हैं। मैं फ्री में साला उनके यहाँ पे चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे मालूम है इनकी औकात ही नहीं है, इनको ये भी नहीं मालूम है 100 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं और 100 बिलियन जो है इंडियन करेंसी में कितने होते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, ये भिखारी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी कॉमर्स का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। तो चलिए आते हैं, अब हम जो है 100 बिलियन का कैलकुलेशन, हमारे इंडियन करेंसी में 100 बिलियन कितने होते हैं। तो 1 बिलियन जो है उसके हमारे इंडियन करेंसी में होते हैं 8000 करोड़, क्योंकि अभी डॉलर का रेट 80 रुपये से ऊपर हो गया। अब 8000 को हमको देना है 100 से ज़रब, 100 से ज़रब। अब परेशान हो गए होंगे आप, कह रहे बाप रे अब ये कितने करोड़ हो रहे हैं और कितने करोड़ को जो है कितने जो है ज़ीरो लगने वाले हैं, क्योंकि ये 100 जो है 8000 जो है, यानी जो 8000 है, अगर 10 बिलियन करते हैं तो ये होंगे 80,000, फिर 80 के जो है वो हो रहे 8 लाख करोड़ रुपये। समझ में आया भाई? देखो ये हो रहे हैं 100 से अगर हम उसको ज़रब देते हैं वो हो रहे हैं 8 लाख करोड़ रुपये। 8 लाख करोड़ रुपये जो यूएई की गवर्नमेंट है उसके साथ में ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का कि वो गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जो है इतना इन्वेस्टमेंट करेंगी ताकि हमारे देश में रोज़गार बढ़े, हमारे देश में कारोबार बढ़े। अब मुझे आप बताओ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने जो लुलु मॉल के चेयरमैन हैं उनसे जो रिक्वेस्ट की, अब उन्होंने वहाँ पे मॉल बना लिए लखनऊ में, वहाँ पे जो है 300 मिलियन डॉलर यानी 2400 करोड़ रुपये वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। अब वो इन्वेस्ट करने से किसका फ़ायदा है? वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल गया, वहाँ के दुकानदारों को दुकानें मिल गई, वहाँ के जो लोग हैं, कितने लोग, हज़ारों लोगों को एक मॉल की वजह से जो रोज़गार, क्योंकि कोई भी मुल्क, देखो कोई भी मुल्क ये कोशिश करता है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़े। क्यों बढ़े? ताकि हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिले। अब आप कभी गए क्या दूसरे मुल्कों में? गए कभी चाइना गए आप? मैं तो गया हुआ हूँ। चाइना में ऐसे रास्ते पे खड़े हुए रहते लोग और वो आपकी तश्कील करते, भाई हमारे यहाँ पे बैंक में अकाउंट ओपन करो और हमारे यहाँ पे जो है आप पैसा इन्वेस्ट करो। रशिया के अंदर तो ये हाल है, रेलवे स्टेशनों के बाहर खड़े हुए रहते लोग। किसको भी खाली आप पासपोर्ट की एक कॉपी दे दो, आपको इमीडिएटली खड़े खड़े टेबल पे जो है ना वो क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं, वहाँ के बैंक में आपका अकाउंट भी ओपन हो जाता। मलेशिया के अंदर और इसी तरह से थाईलैंड, वहाँ पे तो ये हाल है। अरे भाई वो लोग जो है ना, भाई बाहर वालों को क्यों, हमारे देश में अगर तुम पैसा लगा रखोगे, एक तो हमारे देशों बैंकों का टर्नओवर बढ़ेगा और दूसरा फिर आप जाते आते रहोगे हमारे देश के इसके अंदर, फिर कंपनियाँ खोलो। चाइना में इतना आसान उन्होंने किया हुआ है, अगर आपको वहाँ कोई कंपनी ओपन करना है, एक दिन के अंदर उसके सारे पेपर कंप्लीट हो जाते, एक ही दिन में पूरी प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाती। क्यों? ताकि बाहर वाले हमारे यहाँ आके पैसा लगाए। इसीलिए अब ये ऐसी जो खबरें हैं, ये भिखारी वड़ा पाव छाप जो जिनकी औकात गाड़े पे वड़ा पाव खाने की नहीं, भिखारियों को मालूम ही नहीं है ना देश की, ये देश को बदनाम करने वाले जलील कुत्ते हैं। मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ये जो पके तक और बदबू मारे तक और जो है गंदगी फैले तक जो चैनल है, इनको पकड़ पकड़ के जो है ना, इनको नंगा करके, इसके जितने भी न्यूज़ एंकर हैं इनको जो है ना ऐसा असूड़ जो रहता उसको एरंडी के तेल में रात भर भिगा के पिछवाड़ों पे देना चाहिए इनके, कि तुम देश का नाम बदनाम और ख़राब कर रहे हो। क्योंकि ऐसी जब खबरें दुनिया भर में फैलती है, लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो बोलेंगे अरे बाप रे, वो बेचारे ने जो है 2400 करोड़ वहाँ पे इन्वेस्ट करा और देखो उसकी खबरें पूरे देश, पूरे दुनिया के अंदर एक इशू
एक छोटा सा वहाँ का अपना मॉल का मसला है जो वहाँ के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इन्होंने उसको एक इंटरनेशनल इशू बना दिए। भिखारियों को मालूम ही नहीं है कि इससे देश की जो इमेज, और मैं इसीलिए आप जो है खुद गूगल पे जाओ और सर्च करो। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं, हमारे मौलाना इमाम साहब जो है बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बच्चे का जो है एक मदरसे में एडमिशन कराना है, उससे मुताल्लिक़ बात करने विषय आए हुए हैं। तो अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं जो है तुमको गूगल पे सब फाइंड आउट और सर्च कर करके बताऊं। आप खुद जाओ और देखो कि टेस्ला जो कंपनी है इलॉन मस्क की, वो 1 लाख करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट हमारे देश में लगाने वाले थे। अब मुझे नहीं मालूम है उनको ऐसी क्या किसी ने उनके कान में जो है फूंक दिया और किसने पता नहीं उनको क्या मिसगाइड किया। वो 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो रहा था, उन्होंने चाइना लेके चले गए। उन्होंने बोले नहीं रे भाई, मैं यहाँ नहीं प्रोजेक्ट रखता अपना, मैं जा रहा चाइना को। वो 1 लाख करोड़ अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट होते थे, मुझे आप बताओ क्या हमारे देश में एक नई कंपनी लगती थी और उसके ज़रिए से जो लोग आने जाने वाले रहते, फॉरेनर्स हज़ारों आते जाते, उसकी वजह से हमारे होटलों को जो है वो मिलते थे, गेस्ट मिलते थे, एयरलाइंस को जो है टिकट मिलते थे, हमारे एयरपोर्ट को टैक्स मिलता था, और फिर ये देश में रह के वो जो खर्चा करते और वो जो कंपनी लग जाती और हमारे देश के लाखों लोग वहाँ से उससे जुड़ जाते थे। तो उसकी वजह से यानी आप सोच भी नहीं सकते कि एक कंपनी 1 लाख करोड़ अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है उसके ज़रिए से। भिखारियों को मालूम ही नहीं ना, मुंह पे अपना साला पूरा पोचारा मार के आगे बुड्ढे नानिया और पोटिया बन के जो है उसके ऊपर अपने आप को जवान छोकरी बता के जो है गलत न्यूज़ देश को मिसगाइड करने में लगे हुए। जूते मारना इनको पिछवाड़े के ऊपर जूते, देश को बदनाम करने वालों को ऐसे ही खबरें देख देख के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो 1000 बार सोचते हैं। अब ये 100 बिलियन हो गई। आगे मैं बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से मेरी बात ख़त्म करना है, मौलाना को भी जाना, मौलाना के पीछे भी तकाजे होंगे। अब देखो यहाँ पे दी इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है मेरे सामने, और ये न्यूज़ है 17 जनवरी 2022 की। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिया सेट टू अचीव 650 बिलियन एक्सपोर्ट्स टारगेट इन 2021 एंड 22। पीयूष गोयल उनके हवाले से दी इकोनॉमिक टाइम्स, उसके ऊपर ये न्यूज़ है और डेट भी मैंने आपको बता दिया, जनवरी 17, 2022 की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया का टारगेट है कि यूएई के साथ में जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो हमको अचीव करना है। हमारा जो टारगेट है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जो पीयूष गोयल, देखो क्या लिखा है, एक्सपोर्ट्स टारगेट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड ऑन मंडे को उन्होंने, यानी उस टाइम के मंडे को उन्होंने बताए थे 17 जनवरी के। क्या लिखा था कि हमारा जो टारगेट है वह है 650 बिलियन एक्सपोर्ट का। अब मुझे आप बताओ 650, ये भिखारी जो है आधे आधे समोसे और आधा आधा कप चाय में न्यूज़ सुनाने वाले पके तक और बदबू मारे तक जो न्यूज़ चैनल है, इनके बाप को भी नहीं मालूम होगा 600-650 बिलियन में सिफर और ज़ीरो कितने रहते तो, और उसके इंडियन करेंसी में कितने होंगे। लेकिन चलो ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते, 1 बिलियन का हमने किए थे वो होते हैं 8,000 करोड़, 100 बिलियन के हो रहे 8 लाख करोड़। और उसके बाद में जो है अब हम इसको ज़रब देंगे 6 से तो वो हो जाएंगे, देखो 8 को अगर हम ज़रब देते हैं 6 से तो वो हो जाते हैं 64, तो 64। अब अगर हम इसका हिसाब लगाएंगे, यानी आप हिसाब भी नहीं लगा सकते, मुझे आप बताओ इतने उसके अंदर जो है ना, यानी वो जो हिसाब उसका हो रहा है वो हो रहा है यानी 6000 लाख और 800 लाख करोड़ रुपये का वहाँ पे जो है वो टारगेट जा रहा है। इतने बिलियन का उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, और ये भिखारी ऐसी खबरें अगर दिखाएंगे तो इससे क्या एक्सपोर्ट होगा। अब मैं आपको खाली आखिरी में मुख्तसर बोलता हूँ, बाकी दुनिया के देशों में वही यूएई जो हमारे यहाँ पे 8 लाख करोड़ रुपये जिसका एक साल में प्लान है 2021-22 में इन्वेस्ट का, उन्होंने खुद अपने देश में पूरी दुनिया को बुला के रखे वहाँ पे। पूरी दुनिया जो वहाँ पर है ना, पूरी दुनिया आई हुई है उनके देश में। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जहाँ का इंसान यूएई में ना हो, और पूरे दुनिया के लिए उन्होंने दरवाजे खोले हुए हैं। अब मालूम है उनका काम करने का तरीका कैसा है, मेरी आंखों से देखा मैंने। एक अफ्रीकन काली लड़की, उसने जो है ना बहुत कम कपड़े पहने हुए थे,
तो उन्होंने जो है उस लड़की को वहाँ पे एक मैं खुद जो है कुछ शॉपिंग के लिए गया हुआ था, इसके अंदर जो डे टू डे मॉल होता है उसी के पड़ोस में पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी और वो लड़की को उन्होंने साइड में लिए और वहाँ का एक मेल और एक फ़ीमेल पुलिस दोनों खड़े रह के उसको समझाने लगे कि भाई देखो, तुम हमारे देश के अंदर आए हुए हो तो हमारे देश में जो कपड़े वगैरह हैं उसका पहनने का ये तरीक़ा नहीं है, तुमने बहुत ज़्यादा कम पहन लिए। अगर हमने थोड़ी सी तुमको छूट और आज़ादी दी है तो तुम उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो। उन्होंने इस तरीके से उसको समझाया और समझाने के बाद कहा कि देखो उसका जो है फ़ोटो वगैरह उन्होंने लिए और उसको कहा कि देखो ये पहली मर्तबा है, हम आपको माफ़ कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ तो सिस्टम ऐसा है कि फ़ोटो डालते ही पूरा सिस्टम में आ जाती फ़ोटो कि भाई ये इंसान जो है इसको एक बार समझाया गया है बोल के, यानी दूसरी बार दूसरे पुलिस वालों ने भी देखे तो पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वहाँ सिस्टम ऐसे काम करता है। अब मुझे आप बताओ, क्या उनके भी वहाँ पे जो है कोई ऐसा पके तक और बदबू मारे तक और जो है बदबू फैले तक जो है ऐसे कोई न्यूज़ चैनल पे उन्होंने न्यूज़ नहीं डाल दिए, हमारे देश में गंदगी फैला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे नंगापन फैला रहे हैं, इन पे पाबंदी लगाना चाहिए। वो अगर ऐसा करते ना तो लोग आना बंद कर देते थे, लेकिन वो मसले को उन्होंने एकदम प्यार से मोहब्बत से हल किए, इसलिए पूरी दुनिया वहाँ पे आई हुई है। क्यों? उनको मालूम है दुनिया को बुलाओ और अपना फ़ायदा करके लो। वहाँ के लोग काम धंधे वगैरह कुछ नहीं करते, सब हमारे जैसे लोग करते हैं वहाँ पे। वहाँ की टोटल आबादी 6 लाख से भी कम है जो वहाँ के ओरिजिनल लोकल लोग हैं, और करोड़ों लोग दुनिया भर के आके उनके देश में जो है धंधे कर रहे, कारोबार कर रहे, उनकी दुकानें किराए से ले रहे और उनको बैठे बैठे भाड़े दे रहे। ये तरीक़ा होता है कि हमारे तमीम भाई जो मेरे रहबर है और मेरे मेज़बान है यूएई में, मैं जब भी अभी आइंदा भी जब जाऊंगा, बेचारे वो हमेशा अपनी गाड़ी लेके मेरे साथ में पूरे सफ़र में रहते हैं। उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाई, बोले मुफ्ती साहब यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है अभी बोले चंद दिनों पहले एक न्यूज़ ऐसी पढ़ने के लिए मिली थी, 40 से 50 हमारे इंडियन वर्कर्स, उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने बोला भाई काम कंटिन्यू तुम करते रहो, कोई मसला नहीं है, वीज़ा का अपन देख लेंगे, जो भी गरामा जुर्माना है वो भर देंगे। 6-8 महीने तक उनसे काम लेता रहा। अब बेचारे 6-8 महीने उन्होंने वहाँ पे काम किए और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने बोला देखो बोले भाई तुम यहाँ पे इल्लीगल रह रहे हो, पुलिस को पता चला उठा के सीधा जेल में डाल देंगी, मैं सिर्फ तुमको टिकट के पैसे देता हूँ और एयरपोर्ट पे एग्जैक्ट मार दो, निकल जाओ बोले यहाँ से, बाकी तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम मेरे से तनख्वाह मांगोगे कि तुमने 6 महीने तक काम किए और उसकी तनख्वाह मैं तनख्वाह देने वाला नहीं हूँ। वो बेचारे परेशान हो गए, हमने 6 महीने तक काम किए और हम जो है ऐसा कैसे बगैर तनख्वाह के। परेशान हुए वो 40-50 लोग थे। उन्होंने मशवरा किए, उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं ना, अपन खुद पुलिस के पास में जाके सरेंडर कर देते हैं कि भाई हम लोग यहाँ इलीगल रह रहे थे और ये 6 महीने में हमने जो है यहाँ पे काम किए और ये कॉन्ट्रैक्टर के पास में थे, लेकिन वो हमारी सैलरी नहीं दे रहा है। अब वो लोग गए पुलिस के पास में, पुलिस ने कहा कि तुम लोग इतने महीने से क्या कर रहे थे यहाँ पे? बोले साहब हम फलाना जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास में काम कर रहे थे, वो बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन उसने हमारे से करा के लिया, लेकिन हमको पैसे ही नहीं दिया तनख्वाह के। पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाई और बुलाने के बाद में कहा कि भाई इनके जो है 6 महीने की तनख्वाह है 40 से 50 लोगों की, तुमने दिए नहीं बोलते। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला साहब ये तो इलीगल थे यहाँ पे। ठीक है ना, वो इलीगल थे लीगल थे वो मसला हमारा है, वो पुलिस का काम है, वो लीगल थे इलीगल थे उन पे क्या एक्शन लेना है वो हम करेंगे, लेकिन तूने उनकी तनख्वाह क्यों नहीं दिया? इमीडिएटली बैठ यहाँ पे कुर्सी पे और फ़ौरन उनकी सैलरी उनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर, नहीं तो तेरा लाइसेंस इमीडिएटली जो लाइसेंस है वो हम जो है रिजेक्ट कर देते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं इमीडिएटली। अभी वो यहाँ पे लीगल थे इलीगल थे वो हमारा इशू है, तू कौन है रे? तू तेरा काम कर, जो तूने उनकी 6 महीने की सैलरी रोक कर रखा। उन्होंने इमीडिएटली उसको ट्रांसफ़र करने लगाए सबकी सैलरीज़, और उसके बाद वहाँ की पुलिस ने उन मज़दूरों से कहा बोले देखो भाई तुम यहाँ हमारे देश में थे तो कोई तुम गलत काम तुमने किए नहीं, तुम काम के लोग हैं, तुमने एक बिल्डिंग का काम किए, कंस्ट्रक्शन किए, इसलिए अगर तुम्हारा वीज़ा ख़त्म भी हो गया है और अगर उसका वर्क वीज़ा तुम्हारा एक्सटेंड करना है तो हम फ्री में करने को तैयार हैं, और अगर तुमको अपने देश में जाना है तुम जा सकते हैं, हम एग्ज़िट मार के दे देंगे, क्योंकि काम के लोग हैं तुम। तो जिसको रुकना था 6 महीने इलीगल रहने के बावजूद भी वहाँ की पुलिस ने उनके वीज़ों को एक्सटेंड करके दिया, क्योंकि काम के लोग थे, उनको
इस चीज़ का की कदर है कि काम का कौन है और रिकामा कौन है। हमारे यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे इस तरह के एक्शन से जो है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, मौलाना को दे पहले चाय, बाद में मुझे देना। मौलाना पानी पियेंगे आप? हाँ ये लीजिए। तो हमारे यहाँ पे जो है ना, ये बेवकूफ़, ये साले वड़ा पाव छाप, ये समोसे छाप भिखारी, इनकी औकात नहीं, जंगली जाहिल बैठ गए टीवी चैनलों पे, सालों की गाड़े पे जाके 5 रुपये का कोई सामान खरीदने की औकात नहीं, भजिए खाने की औकात नहीं, और लूलू मॉल के ऊपर जो है ये ऐसे, इसके लिए जो है ना हमारे देश में फिर ऐसे मसले होते हैं। तो पहले जो है ना, चैनल पे कोई न्यूज़ बताने से पहले और ये सारी न्यूज़ को सर्कुलेट करने से पहले, ये जितने भी वड़ा पाव छाप और समोसा और आधी कप चाय में जो है बिकने वाले जितने भी न्यूज़ एंकर है, मैं उनसे यही कहूँगा, पहले सर्च करो, फाइंड आउट करो कि तुम्हारे देश में, तुम्हारे स्टेट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के डेवलपमेंट के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं और बाहर देशों में जाके उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं, और ये भिखारी साले देश का नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्योंकि मुझे भी अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत है, और मैं भी जब ऐसी खबरें पढ़ता हूँ ना, गुस्सा आता मुझे, क्योंकि देश का नाम खराब होता। और हम कभी किसी दूसरे देश में गए, लोग बताते हमको मोबाइल के ऊपर, तो हमको बोलना पड़ता कि नहीं नहीं भाई, हमारा देश ऐसा नहीं है, माशाल्लाह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा सिस्टम देश को डेवलप करने में लगा हुआ है, मगर ये भिखारी है ये, क्योंकि हमारे देश में भोंकने की आज़ादी है। इसके लिए ये भिखारी जो है उसका फ़ायदा उठाकर, इनको होश ही नहीं है कि इससे देश की इमेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो खैर, इन्हीं 2-4 बातों के साथ में मैं अब लेता हूँ आप सब लोगों से इजाज़त, और यही रिक्वेस्ट करूँगा, पहले देश का सोचो, देश का। इसने यहाँ पे नमाज़ पढ़ लिया, उसने वहाँ पे ऐसा कर दिया, ये कर दिया, ये फालतू चीज़ों के अंदर अपना वक्त बर्बाद करके देश की इमेज को ख़राब मत करो, वड़ा पाव छाप और समोसे छाप लोगों, बल्कि अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में और देश के बारे में सोचो, इससे देश के इमेज का पे क्या इफ़ेक्ट और असर पड़ता है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।